गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में तमाम जानकारियां देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आपके हितों के लिए हमारी सरकार समय समय पर कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आती रहती है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके और आप अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सकें। पिछले कुछ समय पहले ही किसान सम्मान निधि योजना की भी घोषणा की गई, जिससे हमारे कई किसान भाई बहन आज के समय में वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या है ये योजना, आइए इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कृषि और किसानों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। किसानों का जीवन सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरुआत सितंबर 2019 में रांची से की थी। इस योजना से 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों का जीवन सुरक्षित किया जा सकेगा। इस योजना का उद्देश्य है कि जब लोग वृद्धावस्था में प्रवेश करें तो उस स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वो स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। योजना में 60 वर्ष की आयु होने पर किसानों को न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। ये योजना उन किसानों के लिए अधिक लाभकारी है जो सिर्फ खेती किसानी पर ही निर्भर हैं। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम भू-जोत है। इस योजना में शामिल होने के लिए उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अंशदान की अवधि कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। इस योजना में शामिल होने और इसका लाभ लेने के लिए किसानों को हर माह 55 रुपए से 200 रुपए का मासिक अंशदान जमा करना होगा। अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपए या सालाना 660 रुपए होगा। वहीं अगर 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपए महीना या 2400 रुपए सालाना योगदान करना होगा। PM किसान मानधन में जितना योगदान किसान का होगा उसी के बराबर योगदान सरकार भी करेगी। इस तरह से 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर किसान को हर माह 3,000 रुपए की पेंशन मिलने लगेगी, जिससे किसान अपनी जरूरतें बिना किसी रुकावट के पूरी कर सकता है। अब तक इस योजना के तहत करीब 21 लाख किसान पंजीकृत हो चुके हैं। पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और खसरा खतौनी की नकल ले जानी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होती है। किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से कोई फीस नहीं देनी होती। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाता है। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन पाने की हकदार होगी। यदि किसान ने इस योजना में नियमित रूप से योगदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी कारण से स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो किसान की पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके बाद में इस योजना को जारी रखने की हकदार होगी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सुशासन की दृष्टि से, जीवन सुगम बनाने की दृष्टि से, पारदर्शिता की दृष्टि से अनेक कदम उठाए गए और इस दिशा में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम एक महत्वपूर्ण कदम है। एक कालखंड था जब हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते थे
कि हम 100 रुपये बेचते हैं तो गांव में जाते जाते 15 रह जाते हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग यह करने में सफलता प्राप्त कर पाए हैं कि अगर केंद्र से 100 रुपया जारी होता है तो किसान के खाते में 100 का 100 रुपया पहुंचता है। ये एक सुनिश्चितता सुशासन की दृष्टि से और पारदर्शिता की दृष्टि से सिद्ध हुई है। आप सबको मालूम है कि पीएम किसान सम्मान निधि यह भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपए की किस्त यानी एक किसान को 6,000 रुपया प्रति वर्ष उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। हमारा एक मोटा अनुमान था कि देश में 14 करोड़ किसान हो सकते हैं जो इस योजना में पात्र होंगे, लेकिन अभी तक 11 करोड़ 4 लाख किसानों का पंजीयन हमारे यहाँ हुआ है। बाकी वो आधार कार्ड लिंक और बाकी सारी प्रक्रिया जांच पड़ताल चलती रहती है। जब सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो फिर उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र पैसा किया जाता है। अभी तक 10 करोड़ 59 लाख 59 lakhs इतने किसानों को 96,000 करोड़ रुपया उनके खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत एक साल में 75,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। पच्चीस दिसंबर को जब सुशासन दिवस है उस दिन 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर 2 घंटे के भीतर 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। 12 बजे ठीक यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसका सीधा प्रसारण भी होगा और इस कार्यक्रम में 6 राज्यों के 6 किसानों के साथ जो भिन्न भिन्न स्कीमों के लाभार्थी होंगे, कोई केसीसी का लाभार्थी होगा, कोई सम्मान निधि का लाभार्थी होगा, कोई एफपीओ का लाभार्थी होगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभार्थी होगा, तो उसका अनुभव और उनके साथ वार्तालाप ये 6 किसानों के साथ प्रधानमंत्री जी बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री जी का फिर उद्बोधन भी इस कार्यक्रम में होगा। इस कार्यक्रम की जो रचना है उसमें यह कार्यक्रम देश के विकास खंड स्तर पर संपन्न होगा। सभी विकास खंडों पर बड़ी मात्रा में किसान आवे, यह प्रयत्न किया गया है और ऑनलाइन भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, इसके लिए कृषि मंत्रालय ने प्रयत्न किया है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी कार्यक्रम गांव किसान में। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद,
किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पशु ही हमारा असली धन है और अगर आप खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं ऊंट पालन के बारे में। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। ऊंट एक शानदार पशु है जो भीषण गर्मी और सर्द हवाओं को भी आसानी से सह लेता है। राजस्थान में ऊंट का इस्तेमाल कृषि व सिंचाई क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि इसका उपयोग माल ढोने, निर्माण, मनोरंजन, सवारी व सफारी में भी किया जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। जिस तरह से अन्य राज्यों में लोग भैंसों और गायों को पालते हैं, उसी तरह राजस्थान में ऊंट को पाला जाता है। इससे मिलने वाला दूध सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। हालांकि अब ऊंट देश के अन्य हिस्सों में भी देखा जा सकता है। इनकी सादगी ही इनका पालन सरल बनाती है। इसके बाद भी ऊंटों की संख्या में कमी देखी जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2012 में की गई गणना के अनुसार भारत में इनकी तादाद 4 लाख के करीब थी, जो घटकर 2019 में सिर्फ 2.5 लाख रह गई है। राजस्थान में इनकी संख्या ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ भी इनकी संख्या 3,26,000 से घटकर अब 2,13,000 रह गई है। जबकि हमारे यहाँ ऊँटों की कई नस्लें पाई जाती हैं। इसके बाद भी देश भर में इनकी तादाद कम होती जा रही है। इसलिए सरकार योजनाएं चलाकर इनके संरक्षण और संख्या में इजाफा करने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ लेकर आसानी से ऊंट पालन किया जा सकता है। ऊंट की नस्लें: नाचना ऊंट जैसलमेर, फलोदी ऊंट जोधपुर, बीकानेरी ऊंट पूरे राजस्थान में। इसके अलावा अलवरी, कच्ची और सिंधी नस्लें। राज्य सरकार ऊंट पालकों को अनुदान दे रही है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के तहत ऊंटों के प्रजनन को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है। ऊंट पालन करने से पहले राज्य सरकार के पशुपालन विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। इसके बाद सरकार से पशुपालक को वित्तीय सहायता मिलती है। साथ ही ऊंट के दूध को सही कीमत में बेचकर पशुपालक बेहतर लाभ कमा सकते हैं। सिर्फ दूध की बात की जाए तो इससे मिलने वाला दूध करीब 400 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है, जबकि इनके खान पान पर कुछ खास व्यय नहीं करना पड़ता। ऊँटों को कुल मिश्रित राशन का 50% मूंगफली चारा और ग्वार भूसा दिया जाना चाहिए। स्थानीय घास लाना के बीज से प्रोटीन की पूर्ति की जा सकती है। इसके अलावा मक्का, जई, बाजरा, जौ, बिनोला, गेहूं का चौकर और नमक भी देना चाहिए। गाभिन ऊँटों की अंतिम तिमाही में खुराक में 9.5% वृक्ष प्रोटीन और 50% मिश्रित आहार देना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन 20 से 40 लीटर साफ पानी देना चाहिए। साथ ही रोगों से बचाव के लिए समय समय पर पशु चिकित्सक से सलाह लेते रहना चाहिए। तो अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं का सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। रात में पशुओं को अंदर गर्मी वाले स्थान जैसे कि छत के नीचे या घास फूस की छप्पर तले बांधें। मुंहपका खुरपका रोग, गलघोटू, भेड़ चेचक, फड़किया रोग आदि के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते लगवा लें। पशुओं को खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बांटे में मिलाकर दें।
पशु आहार में हरे चारे की मात्रा नियंत्रित ही रखें व सूखे चारे की मात्रा बढ़ा कर दें, क्योंकि हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से पशुओं में दस्त इत्यादि की समस्या हो सकती है। यदि इस समय वातावरण में बादल नहीं है और पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर सलाह। तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में न केवल अपना योगदान दिया है बल्कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल भी बने हैं। आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी। खेती में मुनाफे को दोगुना करने के जितने प्रयास सरकार कर रही है, उतनी ही शिद्दत से किसान भी नई नई तकनीकों को अपनाकर खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने में प्रयासरत है। अगर बात की जाए युवा किसानों की, तो युवा उच्च शिक्षा लेने के बाद कृषि में नवीन तकनीकों को शामिल कर मिसाल कायम कर रही हैं। ऐसे ही एक किसान हैं आकाश चौरसिया, जिन्होंने कम स्थान पर अधिक उपज लेने के लिए मल्टीलेयर खेती को अपनाया। क्या है मल्टीलेयर खेती और कितनी लाभदायक है, आइए जानते हैं। सबसे शुरुआत में जो है हमने टमाटर की फसल से अपनी खेती का काम चालू किया था। बहुत छोटी सी ज़मीन से, लगभग 10 डिसमिल भूमि से हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये काम चालू किया था 2011 में। फिर धीरे धीरे करके 2012 में कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आया और डॉक्टर यादव साहब के संपर्क में आया और धीरे धीरे करके फिर बड़े एरिया में हमने करना चालू किया, 2.5 एकड़ 3 एकड़ और 3 एकड़ में फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया। टमाटर के बाद बैगन, मिर्ची, करेला, लौकी, गिलकी, तमाम तरह की फसलों पर काम किया। और उसके बाद जो है हमने देखा कि किसानों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर हमें विस्तृत रूप से अगर जैविक खेती को आगे बढ़ाना है और जन जन तक ये पहुंचाना हर एक खेत में, तो हमें एक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि फार्मर के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं खाद की समस्या है, कहीं बीज की समस्या है, कहीं दवाई की समस्या है, कहीं कीड़ों की समस्या है, कहीं खरपतवार की समस्या है, तो कहीं क्लाइमेट चेंज की समस्या है। तमाम तरह की समस्याओं से किसान आपस में घिरा रहता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो, एक मार्जिनल फार्मर इन सारी समस्याओं का समाधान करते हुए कैसे एक प्रॉफिट जनरेट करे, अपनी पॉकेट मनी को बढ़ाए, वो एक सवाल दिमाग में घूम रहा था। तो 2014 में हमें एक लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान में आया। तो उसमें हमने एक साथ एक ज़मीन पर 2 फसलों का एक्सपेरिमेंट किया। ज़मीन के नीचे एक अलग कंद वाली फसल को उगाया, फिर एक छायादार हमने शेड बनाया 7 फीट की हाइट पर, उस पर हमने एक बेल वाली फसल को प्लान किया। दोनों फसलें काफ़ी अच्छी हुई। फिर 2015 में हमने 3 लेयर मॉडल पे काम किया। 2014 में फिर 4 लेयर मॉडल पे काम किया, जिसमें हमने एक साथ एक ही ज़मीन पर 4 फसलों को उगाया। क्रमशः ज़मीन के अंदर अदरक को लगाया, फिर ज़मीन के सरफेस पर लीफी वेजिटेबल्स को लगाया, फिर उसके ऊपर हमने 7 फीट हाइट के ऊपर मंडप बनाया, तो उसमें हमने बेल वर्गीय सब्जी को लगाया। और फिर उसके बाद हमने पपीते का प्लांटेशन किया, जिसमें वो 8 फीट की हाइट पे फला। तो 8 फीट की हाइट पे हमारा पपीता फला, 7 फीट की हाइट पर हमारी बेल वाली फसल फली और ज़मीन पर हमारी पत्ती वाली सब्जी और ज़मीन के अंदर हमारी कंद वाली सब्जी। तो इस तरह से एक साथ एक ज़मीन पर हमने 4 फसलें उगाई। और 4 फसलों से हमारा अनुभव जो रहा, वो अनुभव ये रहा कि हमें जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे खाद हो, बीज हो, खरपतवार हो, कीड़े हो, क्लाइमेट चेंज हो या कम पानी की दिक्कत हो, इन सारी दिक्कतों का समाधान हमें एक मंच पर मिला, वो मल्टीलेयर फार्मिंग से। और साथ में हमारा उत्पादन भी 4 से 5 गुना बढ़ा।
क्योंकि जब आप 4 फसल उगाते हैं तो 4 गुना आपका प्रोडक्शन हो जाता है और हमारे खर्चे लगभग 4 से 5 गुना कम हुए। तो हमने देखा कि हमारा नेट प्रॉफिट नॉर्मल से सामान्यता से 8 से 10 गुना बढ़ा। तो जहाँ पर किसान 1 लाख रुपए कमा रहा था वहाँ पर हमारा 7 से 8 लाख रुपए का फिगर गया और नेट प्रॉफिट हमने 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ का गेन किया। फिर उसके बाद हमारा 3 एकड़ में हमने ये पूरा लेयर फार्मिंग चालू किया और अभी वर्तमान में हमने एक्सटेंशन करके 17-18 एकड़ भूमि पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें मल्टी लेयर फार्मिंग भी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी है, ग्रेन क्रॉप भी है और तमाम तरह की फसलें हैं, गौपालन भी है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, लेयर फार्मिंग, मल्टी क्रॉपिंग, इस तरह के सभी तरह के मॉडलों पर हम काम कर रहे हैं। आइए चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं कृषि कानूनों पर और उनके लाभ पर। प्रमुख कॉटन लिमिटेड गुजरात के मेहसाणा जिले में छोटे और सीमांत किसानों द्वारा प्रोत्साहित एक किसान उत्पादक संगठन यानी FPO है, जिसमें 700 से अधिक किसान जुड़े हैं। हर दिन कपास की खरीद के लिए लगभग 300 ट्रक FPO पर पहुंच रहे हैं। यहाँ किसानों को बेहतर मूल्य मिल रहा है, साथ ही किसान अपनी उपज के लिए नगद भुगतान भी हासिल कर रहे हैं। कॉटन लिमिटेड के सदस्य राजू भाई पटेल ने बताया कि इस समय कपास की खरीद जोरों पर है। सरकार APMC एक्ट में जो अभी सुधार लाई है उससे काफ़ी मात्रा में फ़ायदा खेडूत को ही है। व्यापारी सीधा खेडूत से माल अभी परचेज कर रहा है, तो जो APMC का टैक्सेस लगते थे वो सब डायरेक्ट परचेज से निकल गए, खेडूतों को वो पास ऑन हो रहा है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसान भी FPO पर पहुंच रहे हैं और पूरी स्वतंत्रता के साथ लेन देन को अंजाम दे रहे हैं। कपास की खरीद करने वाली एजेंसियां किसानों को बेहतर मूल्य मिले, इस पर निगरानी भी रख रही हैं। किसानों ने अब अधिनियमों को पूरी तरह से समझ लिया है और APMC में अपनी उपज को बेचने के लिए आत्मविश्वास के साथ वो लगातार काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।